हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लर्न इकोनॉमिक्स। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं थ्योरी ऑफ डिमांड की। क्या आपने कभी सोचा है कि वैलेंटाइन डे वाले दिन रोज़ के प्राइजेस क्यों हाई हो जाते हैं? जिस शॉप पर हैवी डिस्काउंट मिल रहा होता है, कंज्यूमर्स वहीं से क्यों खरीदते हैं? जब क्रिकेट वर्ल्ड कप चल रहा होता है तो उस समय टीवी एड्स की कॉस्ट ज़्यादा क्यों हो जाती है? ऐसे बहुत से सवालों के जवाब हमें थ्योरी ऑफ डिमांड में मिलते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिमांड पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। हम किसी भी वस्तु की डिमांड इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारी इच्छा को पूरा करने की क्षमता रखती है, परंतु उपभोक्ता या कंज्यूमर की प्रत्येक इच्छा को मांग या डिमांड नहीं कहा जा सकता। इकोनॉमिक्स में डिमांड शब्द का उपयोग एक विशेष अर्थ में किया जाता है। आमतौर पर हम सोचते हैं कि डिज़ायर, वांट एंड डिमांड आर सेम, बट इन इकोनॉमिक्स ऑल आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। अर्थात किसी वस्तु की इच्छा, उसको चाहना और उस वस्तु की मांग, अर्थशास्त्र में तीनों एक दूसरे से अलग हैं। आइए समझते हैं कैसे। डिज़ायर का अर्थ है एक वस्तु के लिए मात्र एक इच्छा। वांट या चाहत वह इच्छा है जो उसे संतुष्ट करने की क्षमता और इच्छा को समर्पित हो। और डिमांड या मांग वांट का ही एक विस्तार रूप है। इसकी दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। नंबर 1, डिमांड को हमेशा कीमत के संदर्भ में परिभाषित किया जाता है, अर्थात कीमत के बढ़ने पर मांग कम और कीमत के कम होने पर मांग अधिक होती है। जैसे आपने भी देखा होगा कि जब किसी ब्रांड पर सेल होती है तो लोग उसकी डिमांड ज़्यादा करते हैं। और दूसरा यह है कि मांग हमेशा समय के संदर्भ में व्यक्त की जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अम्ब्रेला की डिमांड रेनी सीजन में अधिक होती है बजाय किसी और सीजन के। अतः डिमांड को प्राइस और टाइम पीरियड के संदर्भ में व्यक्त किया जाता है। अतः डिमांड वह है जो एक कंज्यूमर एक निश्चित समय पर दी गई कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। दूसरे शब्दों में यह कीमत और मांग के बीच संबंध को दर्शाता है। डिमांड को हम एक उदाहरण द्वारा भी समझ सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होती हैं, बट सभी वांट्स डिमांड नहीं होती। सपोज आप एक न्यू मर्सिडीज बेंज खरीदना चाहते हो, बट उसके प्राइजेस आपके बजट के बाहर हैं। इस स्थिति में उस प्राइस पर क्वांटिटी डिमांडेड ज़ीरो होगी, क्योंकि यह आपकी डिज़ायर है, आपकी इच्छा है, बट बजट नहीं है आपका। इसी प्रकार अगर आपके पास इनफ मनी है लेकिन आप उसे अभी कार पर खर्च नहीं करना चाहते, तो ये आपकी वांट कहलाएगी। ये डिज़ायर एंड वांट डिमांड कब बनेगी? जब आप निश्चित समय में दी हुई कीमत पर कार खरीदने के लिए बिल्कुल रेडी हों। इस प्रकार डिमांड वह है जो एक कंज्यूमर एक निश्चित समय पर दी गई कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार होता है। यह परिभाषा 4 आवश्यक तत्वों पर प्रकाश डालती है। नंबर 1, क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी, अर्थात वस्तु की मात्रा। नंबर 2, उसकी कीमत। नंबर 3, विलिंगनेस टू बाय, यानी खरीदने की इच्छा। एंड नंबर 4, पीरियड ऑफ टाइम, यानी समयावधि। नेक्स्ट है डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल वह शेड्यूल है जो कमोडिटी के वेरियस अमाउंट को दर्शाता है जो एक कंज्यूमर एक निश्चित समय में विभिन्न कीमतों पर खरीदने के लिए तैयार है। इसके दो पहलू हैं, इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल या व्यक्तिगत मांग अनुसूची, जो निश्चित समय पर एक उपभोक्ता की डिफरेंट प्राइजेस पर मांगी गई मात्रा को दर्शाती है। शेड्यूल से स्पष्ट है कि जैसे जैसे कमोडिटी का प्राइस बढ़ता जाता है, क्वांटिटी डिमांडेड मींस वस्तु की मांगी गई मात्रा घटती जाती है। आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 1 रुपीज़ पर यूनिट था तो क्वांटिटी डिमांडेड 4 यूनिट्स थी, और जब प्राइस 4 रुपीज़ पर यूनिट हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड 1 यूनिट हो गई। इसे हम इस ग्राफ की सहायता से भी समझ सकते हैं। डी डिमांड कर्व है। ये डिमांड कर्व डिमांड शेड्यूल का ग्राफिक प्रेजेंटेशन है। ये कमोडिटी के प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच रिलेशनशिप को बताता है।
डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस है। डी डी डिमांड कर्व है। डायग्राम से स्पष्ट है कि जैसे जैसे प्राइस इंक्रीज हो रहा है वस्तु की मांगी जाने वाली मात्रा भी घट रही है। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड शेड्यूल। मार्केट डिमांड शेड्यूल किसी दी गई कमोडिटी की मात्रा या क्वांटिटी के रूप में परिभाषित किया जाता है जो सभी उपभोक्ता एक निश्चित समय पर सभी संभावित कीमतों पर खरीद लेंगे। इस प्रकार मार्केट डिमांड सभी बायर्स द्वारा एक वस्तु के लिए की जाने वाली कुल मांग का योग है। सो मार्केट डिमांड शेड्यूल shows the aggregate demand of all consumers at different price of one particular commodity at a given time. Suppose market में only two consumers हैं, consumer A and consumer B. जब commodity का प्राइस 1 रुपीज़ था तब कंज्यूमर A द्वारा commodity की डिमांड 4 यूनिट्स तथा कंज्यूमर B द्वारा 5 यूनिट थी। तो मार्केट डिमांड जो 4 + 5 = 9 होगी, यानी निश्चित समय पर दिए गए मूल्य पर सभी उपभोक्ताओं द्वारा मांगी जाने वाली मात्रा का योग या टोटल। इसी प्रकार जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जाएगा कंज्यूमर की क्वांटिटी डिमांडेड भी घटती जाएगी, जिससे मार्केट डिमांड भी घट जाएगी। जब प्राइस बढ़कर 4 रुपीज़ पर यूनिट हो जाता है तो कंज्यूमर ए द्वारा 1 यूनिट तथा बी द्वारा 2 यूनिट की डिमांड की जाती है। यहाँ मार्केट डिमांड कितनी है? 1 + 2 = 3। नेक्स्ट है मार्केट डिमांड कर्व। मार्केट डिमांड कर्व सभी कंज्यूमर्स की एग्रीगेट डिमांड को रिप्रेजेंट करता है। इट इज़ अ हॉरिजॉन्टल समेशन ऑफ इंडिविजुअल डिमांड कर्व। डायग्राम में ओ एक्स एक्सिस पर क्वांटिटी और ओ वाई एक्सिस पर प्राइस है। ये कंज्यूमर ए का है और ये कंज्यूमर बी का इंडिविजुअल डिमांड कर्व है। यहाँ मार्केट डिमांड कर्व है जो इन दोनों का हॉरिजॉन्टल समेशन है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जब प्राइस 1 रुपीज़ था तो कंज्यूमर ए द्वारा क्वांटिटी की डिमांड 4 और बी द्वारा 5 यूनिट की जाती है। यहाँ मार्केट डिमांड 9 यूनिट्स है जो इन दोनों की टोटल डिमांड है। जब प्राइस इंक्रीज़ होकर 2 रुपीज़ हो जाता है तब ए द्वारा 3 यूनिट्स और बी द्वारा 4 यूनिट्स की डिमांड की जाती है। यहाँ प्राइस इंक्रीज़ होने से मार्केट डिमांड भी घटकर 7 यूनिट्स हो जाती है। इंडिविजुअल डिमांड कर्व की तरह मार्केट डिमांड कर्व का स्लोप भी कैसा होता है? नेगेटिव। नेक्स्ट है डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड और डिमांड फंक्शन। The determinants of demand are factors that cause fluctuations in the economic demand for a product or a services. Means वे factors हैं जो उत्पाद या सेवा के लिए आर्थिक मांग में उतार चढ़ाव का कारण बनते हैं। नंबर 1 है ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसे हम PX से डिनोट करते हैं, मीन्स X कमोडिटी का प्राइस। किसी भी वस्तु की मांग उसके प्राइस पर डिपेंड करती है। किसी भी वस्तु की डिमांड और उसके प्राइस में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है। प्राइस राइज होने पर डिमांड घटती है और प्राइस फॉल होने पर डिमांड बढ़ती है। नंबर 2 है प्राइजेज ऑफ द रिलेटेड गुड, जिसे हम डिनोट करते हैं PR से। R मीन्स रिलेटेड गुड्स से रिलेटेड प्राइस। ठीक है, रिलेटेड गुड्स के प्राइस का भी डिमांड पर असर पड़ता है। रिलेटेड गुड्स में आपकी सब्स्टिट्यूट गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स आती हैं। सब्स्टिट्यूट गुड्स वे गुड्स हैं जो एक दूसरे से स्थानांतरित की जा सकती हैं, जैसे टी एंड कॉफ़ी, पेप्सी एंड कोक एक्सेट्रा। टी एंड कॉफ़ी का एग्जांपल लेते हैं। सपोज टी के प्राइस बढ़ गए तो कंज्यूमर कॉफ़ी की तरफ शिफ्ट कर जाएगा, इसलिए कॉफ़ी की डिमांड बढ़ जाएगी। दूसरी है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ये वे गुड्स होती हैं जो एक दूसरे की डिमांड को पूरा करती हैं, जैसे पेन एंड इंक। देयर इज़ एन इन्वर्स और नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर फर्स्ट गुड एंड प्राइस ऑफ द सेकेंड गुड। अगर पेन का प्राइस इंक्रीज होता है तो इंक की डिमांड घट जाएगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री या पूरक हैं। थर्ड है इनकम ऑफ द कंज्यूमर, जिसे हम वाई से डिनोट करते हैं। ठीक है, मीन्स उपभोक्ता की आय।
इन केस ऑफ नॉर्मल गुड, कंज्यूमर की इनकम एंड डिमांड के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। यदि कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होगी तो डिमांड भी इंक्रीज होगी। फॉर एग्जाम्पल ब्रांडेड क्लोथ्स, हाउस होल्ड एप्लियंसेस एक्सेट्रा। वहीं इंफीरियर गुड के केस में कंज्यूमर की इनकम एंड डिमांड के बीच नेगेटिव रिलेशन होता है, अर्थात इनकम इंक्रीज होने पर इंफीरियर गुड्स की डिमांड फॉल होगी। फॉर एग्जाम्पल इंस्टेंट नूडल्स, फ्रोज़न डिनर एक्सेट्रा। ये इंफीरियर गुड्स हैं क्योंकि इनकम बढ़ने पर आप रेस्टोरेंट में जाकर खाना अधिक पसंद करोगे, इसलिए इनकम इंक्रीज होने पर जिन गुड्स की डिमांड फॉल हो जाए या डिक्रीज हो जाए वे इंफीरियर गुड्स कहलाती हैं। एंड इन केस ऑफ द नेसेसिटी गुड्स, इनकम एंड डिमांड का रिलेशन कांस्टेंट रहता है। फॉर एग्जांपल मेडिसिन, सॉल्ट एक्सेट्रा। कंज्यूमर की इनकम इंक्रीज होने पर जिन गुड्स की डिमांड कांस्टेंट रहती है, मींस ना घटती है ना बढ़ती है, वे नेसेसिटी गुड्स कहलाती हैं। नंबर 4 है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कंज्यूमर। इसे हम टी से डिनोट करते हैं। किसी भी गुड की डिमांड कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस पर डिपेंड करती है और ये एडवर्टाइजमेंट, फैशन, क्लाइमेट, न्यू इन्वेंशंस एक्सेट्रा इन चीज़ों से इन्फ्लुएंस होते हैं। नेक्स्ट है एक्सपेक्टेशंस या एक्सपेक्टेशंस ऑफ द प्राइस चेंज ऑफ द कमोडिटी। इसे हम ई से डिनोट करते हैं। फ्यूचर में प्रोडक्ट के प्राइजेज एंड अवेलेबिलिटी के कारण भी डिमांड पर फर्क पड़ता है। फॉर एग्जांपल यदि कंज्यूमर को ये पता चल जाए कि फ्यूचर में गोल्ड के प्राइस बढ़ने वाले हैं तो प्रेजेंट में गोल्ड की डिमांड इंक्रीज हो जाएगी। और यदि किसी को प्रॉपर्टी खरीदनी है बट फ्यूचर में उसे ये पता चल जाए कि फ्यूचर में प्रॉपर्टी के रेट गिरने वाले हैं तो कंज्यूमर उसके प्राइस कम होने तक का इंतज़ार करेगा। इस प्रकार प्रेजेंट में प्रॉपर्टी की डिमांड डिक्रीज हो जाएगी। अतः इंडिविजुअल डिमांड फंक्शन होगा dx इक्वल टू एफ ब्रैकेट में px pr y t e, मीन्स डिमांड पर इन सभी का इन्फ्लुएंस होगा। द मार्केट डिमांड इज ऑल्सो डिटरमाइंड बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। नंबर 1 साइज एंड कंपोजिशन ऑफ अ पॉपुलेशन। इसे हम P से डिनोट करते हैं। मार्केट डिमांड पॉपुलेशन के साइज एंड कंपोजिशन से भी इन्फ्लुएंस होती है। अगर पॉपुलेशन इंक्रीज होती है तो सभी टाइप की गुड्स की डिमांड भी इंक्रीज होगी और पॉपुलेशन कम होने पर डिमांड भी कम होगी। कंपोजिशन से अर्थ है कि पॉपुलेशन में चिल्ड्रन, एडल्ट, मेल्स एंड फीमेल्स कितने हैं, यानी इनका कितना नंबर कितना है। मीन्स अगर फीमेल्स अधिक हैं तो उनके द्वारा मांगी जाने वाली वस्तुओं की डिमांड अधिक होगी। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, जिसे हम YD से डिनोट करते हैं। अगर इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में इनइक्वालिटी है तो लग्जरी गुड्स जैसे कार, AC, LED टीवी एक्सेट्रा इनकी डिमांड अधिक होगी। और यदि इकोनॉमी में इनकम इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है तो लग्जरी गुड्स की डिमांड कम और नेसेसरी एंड कंफर्ट रिलेटेड गुड्स की डिमांड अधिक होगी। नंबर 3 है सीजन एंड वेदर, जिसे हम S से डिनोट करते हैं। मौसम का भी कंज्यूमर की डिमांड पर अधिक प्रभाव पड़ता है। जैसे गर्मी के मौसम में कॉटन क्लोथ्स, AC, कूलर्स, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा इनकी डिमांड अधिक होती है। वहीं सर्दी के मौसम में वूलन क्लोथ्स, टी, कॉफ़ी, ब्लैंकेट, हीटर एक्सेट्रा इनकी डिमांड अधिक होती है। क्योंकि सभी इंडिविजुअल डिमांड मिलकर ही मार्केट डिमांड बनाती हैं, अतः मार्केट डिमांड फंक्शन होगा dx इक्वल टू एफ px pr y t e p yd और s. So friends, thanks for watching. Please subscribe my channel and press the bell icon for new notifications.